नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे थम गया है। पहले चरण के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने एक दिन चुनाव प्रचार किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और इस दिन 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल ने मंगलवार को कहा है कि इस्लाम पूरी तरह कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का मतलब शांति और कल्याण है। एनएसए डोभाल नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद और आईसिस के द्वारा प्रेरित आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूज एमडी भी दिल्ली आए हैं। उन्हें एनएसए डोभाल ने ही कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। डोभाल ने कहा कि किसी भी मकसद के लिए अगर आतंकवाद, कट्टरवाद और धर्म का दुरुपयोग किया जाता है तो ये किसी भी आधार पर ठीक नहीं है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आतंकवाद और कट्टरवाद फैलाने वाली ताकतों का विरोध करने को किसी भी धर्म के साथ टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हम सभी को अपने धर्मों के वास्तविक संदेशों पर फोकस करना चाहिए, जो हमें मानवता और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। और वास्तव में कुरान खुद कहती है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी मानवता को मारने के जैसा है और एक इंसान को बचाना पूरी मानवता को बचाने जैसा है। डोभाल ने आगे कहा, इस्लाम कहता है कि इतिहास का सबसे बेहतर रूप जिहाद अफजल है, यानी इंद्रियों या अहंकार के खिलाफ जिहाद, न कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ। कार्यक्रम में इंडोनेशिया से आए उलेमा भारतीय उलेमाओं से तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारत और इंडोनेशिया में कट्टरता का मुकाबला करने पर चर्चा होगी। इस दौरान इंडोनेशिया के उलेमा दूसरे धर्मों के गुरुओं से भी मिलेंगे। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी प्रमुख नदाब लापिड के द्वारा कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म बताए जाने के बाद विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, कश्मीर फाइल्स के बारे में ये सच है। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। एक पार्टी और सरकार प्रचार में व्यस्त थी, लेकिन कश्मीर में सबसे ज्यादा हत्याएं इस फिल्म के बाद हुई हैं। कश्मीर के पंडित और सुरक्षाकर्मी मारे गए। लापिड की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला और इसको शर्मिंदगी बताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, पीएम मोदी, उनकी बीजेपी सरकार, दक्षिणपंथी इकोसिस्टम सबने मिलकर कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट किया। उस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने खारिज कर दिया है। ज्यूरी प्रमुख ने इसे प्रोपेगेंडा और भद्दा बताया है और इसे फिल्म फेस्टिवल के लिए अनुचित बताया। सुप्रिया ने कहा कि नफरत को आखिरकार नकारा ही जाता है। बता दें, इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसकी तारीफ की थी। यही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए मुफ्त टिकट भी बांटे थे। अपने रिलीज के समय से ही विवादों में रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर ही विवाद हो गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी प्रमुख नदाब लापिड ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म करार दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म फेस्टिवल की स्पर्धा में शामिल भी किए जाने लायक नहीं। वो जब ये बोल रहे थे तब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। लापिड ने कहा कि मैं कार्यक्रम की सिनेमाई समृद्धि के लिए, इसकी विविधता के लिए, इसकी जटिलता के लिए उत्सव के प्रमुख और प्रोग्रामिंग के निदेशक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बढ़िया था। हमने नवोदित प्रतियोगिता में 7 फिल्में देखी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में देखी। उनमें से 14 में सिनेमाई गुण थे, चूक थी और इन पर चर्चाएं हुई। 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल से हम सभी परेशान और हैरान थे। ये एक प्रोपेगेंडा भद्दी फिल्म की तरह लगी, जो इस तरह के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धी वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं। इस मंच पर आपके साथ इन भावनाओं को खुले तौर पर साझा करने में मुझे पूरी तरह से सहजता महसूस हो रही है।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी बोर्ड के सदस्य सुदीप्तो सेन ने इसके हेड नादव लपिड के बयान से किनारा कर लिया है और इसे पूरी तरह उनका व्यक्तिगत बयान बताया। लपिड ने सोमवार को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं के दौर तेज हो गए। IFFI के जूरी के सदस्य सुदीप्तो सेन ने ट्विटर पर लिखा है, लपिड का द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिया गया बयान उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने ये भी लिखा कि जूरी के सदस्य के रूप में वो कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भारत में इजरायल के राजदूत ने कश्मीर फाइल्स को इजरायली फिल्म निर्माता और गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चीफ ज्यूरी नदाब लपिड के द्वारा प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म बताए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। लपिड के बयान पर भारत में इजरायल के राजदूत नओर गिलोन ने भारत से माफी मांगी और कहा है कि भारत की मेजबानी और दोस्ती के बदले लपिड के इस तरह का बयान देने पर मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। उन्होंने लिखा है कि भारत की सभ्यता में एक मेहमान को ईश्वर की तरह माना जाता है। लपिड ने जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारत के द्वारा दिए गए निमंत्रण और उन पर जताए गए भरोसे और सम्मान का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा है, आप ये सोचकर इजरायल वापस जाएंगे कि आपने एक बोल्ड बयान दिया है, लेकिन हम इजरायल के प्रतिनिधि के तौर पर यहीं रहेंगे। उन्होंने लिखा है कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरी दोस्ती है और आपके द्वारा दिए गए बयान से इसे कोई नुकसान नहीं होगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी बोर्ड के हेड नादव लपिड के द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान पर इस फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी। अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सच सबसे खतरनाक चीज है और ये लोगों को झूठा बना सकती है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। लपिड के बयान के बाद अनुपम खेर ने ANI से बातचीत में कहा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है ये प्री प्लान्ड बयान था क्योंकि उसके बाद टूलकिट गैंग भी सक्रिय हो गया। खेर ने कहा कि इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 10 जजों के नामों की सिफारिशों से जुड़ी फाइलों को लौटा दिया है। इन 10 जजों के नामों में सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल का भी नाम शामिल है। सौरभ किरपाल भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BN किरपाल के बेटे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इन 10 नामों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इनसे जुड़ी फाइलों को 25 नवंबर को ही वापस भेज दिया था। बताना होगा कि कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बीते कुछ दिनों में एक बार फिर विवाद शुरू हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम भारतीय संविधान के लिए एलियन की तरह है। उन्होंने कहा था कि अदालत ने खुद ही फैसला करके कॉलेजियम सिस्टम बना लिया, जबकि 1991 से पहले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती थी। वहीं अदालत ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जजों की नियुक्ति में जानबूझकर देरी नहीं करे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस A.S. ओका की बेंच ने ये टिप्पणियां की थी। मध्य प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी के जीवन में बदलाव आया, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को काफी पहले छोड़ दिया है। राहुल ने कहा कि मैंने वर्षों पहले राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में हैं, मेरे नहीं। राहुल ने कहा, ये देश का दर्शन है, फिलॉसफी है, इसे समझो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही जब यात्रा से सकारात्मक परिणाम के बारे में एक अन्य सवाल किया गया तो इसके जवाब में राहुल ने कहा, इस यात्रा ने मुझे बहुत धैर्य सिखाया है। पहले मैं 1 या 2 घंटे में चिढ़ जाता था, अब मैं 8 घंटे तक धैर्य रखता हूँ। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उनको ये यात्रा पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी, इस पर राहुल ने कहा कि सब कुछ अपने समय पर होता है, जब समय सही होता है तब ये काम करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के ही चेहरे को हर जगह होने के कारण उन पर रावण नाम लेकर हमला किया, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक चुनावी जनसभा में कहा, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, कॉरपोरेशन के चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, विधानसभा चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, सांसद के चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण की तरह 100 मुंह हैं। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है, ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है और गुजरात के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं। समित पात्रा ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के द्वारा दिए गए औकात वाले बयान और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के द्वारा हिटलर की मौत मरेगा मोदी वाले बयान का भी जिक्र किया।
पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने आज रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित एक समारोह में नए सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल सैयद आसिम मुनीर को कमान सौंपी। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना अंतिम संबोधन दिया। इसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और जवानों के बलिदान की सराहना की। बता दें, जनरल मुनीर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते ही जनरल बाजवा की जगह नियुक्त करने के लिए चुना था। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार जनरल मुनीर पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने वाले 17वें सेना प्रमुख होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शंघाई में प्रदर्शन कवर करने के दौरान बीबीसी पत्रकार की पिटाई पर चीन की आलोचना की और उसे ब्रिटेन के मूल्यों और हितों के लिए एक चुनौती बताया। विदेश नीति पर अपने पहले प्रमुख भाषण में सुनक ने कहा, ब्रिटेन चीन संबंधों का तथाकथित सुनहरा युग खत्म हो चुका है। पीएम सुनक ने कहा कि ब्रिटेन को चीन को लेकर अपने रुख को बदलने की जरूरत है। सुनक ने कहा कि आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण के मुद्दों जैसे वैश्विक मामलों में चीन की भूमिका को दरकिरार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी अन्य देश भी इसे समझते हैं। इसलिए साथ मिलकर हम कूटनीति और बातचीत से इस तेजी से बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का सामना कर सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।